नमस्कार दोस्तों, हम यूपीपीसीएस में आए हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों का अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। इस कड़ी में 2012 से 2019 तक सारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2020 का देखते हैं। तो 2020 वाला क्वेश्चंस रिपीट होने की संभावना 21 में ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा गंभीरता से देखना होगा इसको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो मतलब पोषक तत्व के आधार पर कौन गरीबी रेखा का निर्धारण किया वो बता रहा है। 4 समिति के नाम हैं। इसमें से इसका सही आंसर वैसे है अलग समिति। इसका पूरा नाम था बाइकी अलग समिति, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत में जो गरीबी निर्धारण के ऐतिहासिक मानक रहे हैं वो क्या रहे हैं। भारत में सबसे पहले जो गरीबी का अनुमान था वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया अपनी एक पुस्तक में, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आप सबने ज़रूर सुना होगा इसका नाम। उसमें उन्होंने कहा कि 16 से 35 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा में नहीं है, लेकिन उससे कम जिसका है आमदनी तो वो गरीबी रेखा में आएगा, मतलब गरीब कहलाएगा। इसके बाद भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण के संबंधी प्रयास जो हुए हैं वो नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ फॉर्मूला के हिसाब से हुआ है। मतलब आज़ादी के बाद पहली बार गरीबी के निर्धारण के नाम पर अगर कोई आएगा तो नीलकांत दांडेकर एवं BM रथ फॉर्मूला आएगा। ठीक है, 1971 में ये आई थी। इन्होंने कहा कि कैलोरी के हिसाब से उन्होंने बोला कि 2250 कैलोरी अगर भोजन कोई प्राप्त कर ले रहा है, 2250 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में उसकी आमदनी सक्षम है, तब वो गरीब नहीं है। लेकिन उससे अगर कम है तो फिर उस रेखा से अगर कम है, नहीं 2250 से कम है, तो वो गरीब कहलाएगा। तो आज़ादी के बाद पहली बार नीलकांत दांडेकर और BM रथ फॉर्मूला आया। अच्छा, इसके बाद आता है बाइकी अलग समिति, जिससे संबंधित ये क्वेश्चंस था। तो इसको देखते हैं। 1971 के बाद 1979 में बाइकी अलग समिति आती है और इन्होंने क्या किया, पहली बार ऐसा किया कि गांव के लिए गरीबी रेखा अलग और शहर के लिए गरीबी रेखा अलग। दरअसल जो इसके पहले जो समिति आई थी दांडेकर और BM रथ फॉर्मूला, तो इसी के आधार पर इनका था। लेकिन थोड़ा सा इन्होंने इन्वेशन ये किया कि गांव की गरीबी रेखा का निर्धारण अलग से किया और शहर का अलग से। क्या किया इन्होंने गांव के लिए बोला कि 2400 कैलोरी है जो भोजन प्राप्त कर ले रहा है, वो गरीबी रेखा में नहीं है, उससे कम जिसकी कैलोरी प्राप्ति है। कैलोरी प्राप्ति का मतलब कि पैसा जिसके पास रहेगा उतना कैलोरी प्राप्त कर लेगा, नहीं रहेगा उतना पैसा नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो उससे कम जो है वो गरीब में है। यानी कि गरीबी रेखा क्या निर्धारण हुआ, 2400 कैलोरी, और शहर के लिए 2100 कैलोरी भोजन। मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि दांडेकर एवं BM रथ फॉर्मूला ने बोला था कि 2250 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने जितना भोजन कोई प्राप्त करने इतना पैसा है, तो समझ लीजिए वो गरीब नहीं है। उससे कम है तो वो गरीब है, यानी ये रेखा हो गया। इसी आधार पर बाइकी अलग समिति ने कहा कि गांव के लिए अलग, शहर के लिए अलग। शहर के लिए इन्होंने निर्धारित किया 2100 कैलोरी भोजन और गांव के लिए 2400 कैलोरी भोजन। ठीक है। अच्छा, बेस ईयर जो दांडेकर रथ फॉर्मूला जो कि निर्धारित किया था, उनका बेस ईयर था 1960-61, लेकिन इन्होंने थोड़ा बेस ईयर बदल दिया और 73 से 74 कर दिया बेस ईयर। मतलब 73-74 में 2400 कैलोरी गांव में और 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने के लिए शहर में जितनी पैसे चाहिए थी वो बेस ईयर मान लिया। जैसे बेस ईयर होता है ना, उसी तरीके से। इसके बाद फिर प्रयास हुआ है गरीबी रेखा निर्धारण में लकड़वाला समिति का, 1993 में ये आई। और इन्होंने क्या किया कि राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा, मतलब जितने राज्य हैं सबकी गरीबी रेखा अलग अलग होगी, ऐसा कहा इन्होंने, क्योंकि हर राज्य की आमदनी अलग है। तो इसलिए करके राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा का निर्धारण किया। और गांव और शहर इन्होंने भी बनाए रखा। गांव के लिए इन्होंने कहा कि जो CPI इंडेक्स है उसके आधार पर, जो एग्रीकल्चर लेबर का, उसके आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होगा। और जो शहरी में इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर जो है, उसके हिसाब से शहरों में गरीबी रेखा का निर्धारण होगा। और सेकंड लास्ट है ये। उसके बाद 2009 में आई है सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में बताया और इनका बेस क्या था, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, कितना उपभोग कर सकता है, इसके आधार पर। और सबसे लास्ट में जो आया है 2014 में C रंगराजन समिति आया है। इन्होंने कहा कि 972 रुपये जो गांव में खर्च कर ले रहा है और शहर में 1407 रुपये जो खर्च कर ले रहा है महीने में, तो समझ लीजिए वो गरीब नहीं है। और उससे कम है भोजन पे खर्च करने वाला, उससे अगर कम है तो समझ लीजिए वो गरीब है। यही बात इसका ऐतिहासिक मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसको एक बार थोड़ा सा जल्दी बोल देता हूँ, थोड़ा लंबा तो हो ही गया है लेकिन फिर भी जल्दी। पहले
दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया भारत में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले नीलकांत दांडेकर और BM रथ फॉर्मूला के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण हुआ। उसके बाद बाई की अलग समिति आती है, उसके बाद फिर लकड़वाला समिति, फिर सुरेश तेंदुलकर समिति, और उसके बाद फिर लास्ट में सी रंगराजन समिति, जिन्होंने निर्धारित किया कि गांव में 972 रुपये महीना और शहरों में 1407 रुपये पर महीना जो खर्च कर ले रहा है, अपने उपभोग कर ले रहा है खाने पीने पे, तो गरीब नहीं है, उससे कम तो गरीब है। तो ये कुछ बातें थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो देखिए ये सब सारे प्रश्न रिपीटेड हैं। तो हमें पता है कि शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय ये सम्मिलित किया जाता है, जबकि सामाजिक असमानता सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें पता है ये भी कि 131वां नंबर है इस करंट ईयर में, और UNDP द्वारा 1990 से लगातार निकाला जा रहा है। हेडक्वार्टर UNDP का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और इसको डेवलप किसने किया था? तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, आपको कमेंट में नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इसका उच्चतम मान 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लुईस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। फिर से बोल देता हूँ, गरीबी की संस्कृति एक विचार है, एक अवधारणा है, इसको ऑस्कर लुईस ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, अटल नवोन्मेष मिशन यानी कि AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो इसे नीति आयोग ने जारी किया, मतलब चालू किया है। तो नीति आयोग का पहल है अटल नवोन्मेष मिशन। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, जब नीति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉइंट रिवीजन कर लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 में हुई है। अच्छा, ये 3 तरह का प्लान बनाता है। एक 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल की रणनीति जिसको स्ट्रेटजी बोलते हैं, और 15 साल का विजन। ठीक है, इसके बाद हमने पिछले वर्ष वाला जो क्वेश्चन किया है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि SDG का क्रियान्वयन नोडल एजेंसी कौन है भारत में? तो नीति आयोग ही है। और टोटल SDG के जो 17 गोल हैं उसमें से 16 पर ये मूल्यांकन और या फिर मोटिवेशन देता है, सारे राज्यों को क्रियान्वयन करता है। ठीक है, एक चीज़ समझ लीजिए, अभी तक जितने, अगर आपने लगातार 12 से 20 तक वीडियो देखा होगा तो एक ऑब्जर्वेशन आपने भी कर लिया होगा कि नीति आयोग से क्वेश्चन हर साल रह रहे हैं, योजना आयोग, नीति आयोग से क्वेश्चन। उसके बाद फिर जो कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वो भी उसका ईयर मिलाने के लिए आ जा रहा है हर वर्ष, तो उस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। खैर, अभी हम ये रिपीट कर रहे थे। अच्छा, इसका जो नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष, ये CEO रहे हैं, वो कौन रहे हैं? सॉरी, पहले उपाध्यक्ष रहे हैं अरविंद पनगड़िया, जबकि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। उसी तरह से नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, जबकि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और 15 अगस्त 2014 को समाप्त हो गया था योजना आयोग। ठीक है, थोड़ा तुलना कर दे रहा हूँ। अभी जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं, और ये गरीबी रेखा का निर्धारण भी नीति आयोग ही करता है भारत में। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट, समन्वित बाल विकास परियोजना, इसी को ICDC कहते हैं, के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो पूरक पोषक सम्मिलित है, टीकाकरण सम्मिलित है, पोषक एवं स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित है, जबकि परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं होता है ICDS में। व्याख्या जरूर पढ़ेंगे। समन्वित बाल विकास परियोजना जो वर्ष 1975 में प्रारंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित परियोजना है। तो देखिए 2 फैक्ट यहीं से है, पूछ देगा कि समन्वित बाल विकास परियोजना कौन से वर्ष का है, मिलान करने में दे देगा। तो 1975 में प्रारंभ हुआ था, याद रखना। और ये केंद्र प्रायोजित परियोजना है। 2 तरह की योजनाएं होती है, आपको भी पता होगा। उद्देश्य इसका क्या था? 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। किसका उद्देश्य था? समन्वित बाल विकास परियोजना का। इसके अंतर्गत पूरक पोषण, प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, शिक्षा आदि के माध्यम से एकीकृत सेवाएं प्रदान करना निहित है। बस यही खास बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी मार्जिनल मैन की संकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो रॉबर्ट E. पार्क ने। फिर से बोलता हूँ, रॉबर्ट E. पार्क का मतलब रॉबर्ट इजरा पार्क द्वारा सबसे पहले सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना को प्रतिपादित किया गया। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो देखिए गरीबी पर भी क्वेश्चन हर साल बन रहा है। अगर हर साल नहीं बन रहा है, अभी इस साल देखिए 2 क्वेश्चन है, हर साल नहीं बन रहा है तो एक साल छोड़ करके, मतलब मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा वो तो लगभग सारे वर्ष गरीबी पर का क्वेश्चन है ही, एकदम सही तरीके से। तो खैर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए सिर गणना विधि, ये पता हिंदी है, हेड काउंट विधि को लिखा है यहाँ सिर गणना विधि, तो ये भी होता है। कैलोरी ग्रहण, तो इसी पर तो क्वेश्चन था अभी, कैलोरी ग्रहण। पारिवारिक उपभोग व्यय, तो ये भी होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय पर गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में नहीं होता है, तो इसलिए 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है,
अब बाकी वही व्याख्या है, सारा मैं बता ही चुका हूँ आपको कि सब भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण का जो इतिहास है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में सबसे पहले दांडेकर और वीएम रथ फार्मूला आया, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ एक ही मोटा मोटी बताया 2250 कैलोरी जो ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है, मतलब ऊर्जा प्राप्त करने इतना खाना प्राप्त करता है। खाना कैसे प्राप्त करेगा? पैसा रहेगा तभी तो खाना प्राप्त करेगा। तो वो गरीब नहीं है, उससे कम है तो वो गरीब है। उसके बाद फिर आया रथ फार्मूले के बाद कौन आया था? बाई की अलग समिति, उसके बाद ये सुरेश तेंदुलकर समिति, फिर सी रंगराजन समिति। तो यही सब सारे क्रम हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रति व्यक्ति नहीं, प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुआवजा आयुष्मान भारत के तहत दिया जाएगा, मुफ्त स्वास्थ्य दिया जाएगा, बीमा है एक तरीके का। इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60-40 के अनुपात में होगी। तो ये बिल्कुल सही है, 60-40 के अनुपात में होगी। दूसरा कथन सही हुआ, पहला कथन गलत, तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब वही चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या देख देता हूँ। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रारंभ की गई है। किसको? आयुष्मान भारत योजना को। इसके तहत 2 अंतर संबंधित घटकों से युक्त देखभाल के दृष्टिकोण को अपनाया गया, मतलब कि एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और प्रति परिवार ये कितना कवर किया जाएगा? 5 लाख रुपए। प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने के लिए घोषित किया है? तो 2024 तक, 2024-25 में ये घोषित कर लिया जाएगा। तो 2024 तक ये कहा गया कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होगी भारत में। अब देखिए नेक्स्ट, मानव गरीबी सूचकांक। बाप, कितनी गरीबी पे क्वेश्चन पूछेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन हो गया, मानव गरीबी सूचकांक HPI, इसको बोलते हैं ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई। लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रतिस्थापित कर दिया? तो 2010 में। देखिए हुआ क्या था, पहले जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आता था उसमें ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को शामिल किया जाता था। 1997 में शुरू किया गया ऐसा करना, लेकिन बाद में इसको बदल दिया गया, क्योंकि ये माना गया कि गरीबी सिर्फ मतलब एक ही 2 चीज़ के कारण नहीं आ रहा है, खाली खाना नहीं खा रहा है उसके कारण भी गरीबी नहीं आ रहा है। खाना भरपेट खा ले, शिक्षा ना मिले, तो वो भी एक तरह का गरीबी है, वो भी उससे भयानक गरीबी है, क्योंकि दुष्चक्र होगा गरीबी का एक तरीके से। तो फिर उसको बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यानी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में बदला गया। कब? 2010 में। मतलब बदला क्या गया उसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, उसको समाप्त करके इसको लाया गया। तो यही इसका आंसर है। उसमें और चीज़ें जोड़ी गई है, थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन है इसमें। मानव गरीबी सूचकांक यानी HPI को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि HPI कब से प्रारंभ हुआ? तो 1997 से, ठीक है। लेकिन 2010 में ये MPI बन गया, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। HPI MPI में बदल गया। वर्ष 2010 में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल, तो ये 3 संस्थाएं हैं, UNDP भी है, ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ये एक अलग संस्था है, 2 संस्था हुआ, और एक है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ये तीनों मिल करके संयुक्त रूप से मानव विकास रिपोर्ट के साथ विकसित किया गया है इसको। इसके 3 आयाम हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह यानी लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट कथन है, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन यानी NIP सरकार द्वारा 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया। जी नहीं, 20 से 25 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। हालांकि अभी लॉकडाउन में हो सकता है बढ़ाया जाए, लेकिन 20 से 25 के लिए अवधि के लिए किया गया है। ये राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन जो है ना, ये वही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, मतलब पाइपलाइन जो 2024 तक 5 ट्रिलियन बनेगा ना इकोनॉमी, उसमें ये सहायता करेगा। तो पहला कथन तो गलत हो गया। कारण है NIP का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। तो पहला गलत है, तो R सही है, इसलिए विकल्प D इसका सही आंसर हो गया। देखिए, भारत सरकार द्वारा 20 से 25 की अवधि तक के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना को प्रारंभ किया गया, जिसमें बुनियादी ढांचा संबंधी सामाजिक एवं आर्थिक परियोजनाएं शामिल होगी। यह बुनियादी ढांचे में निवेश को आकर्षित करेगा तथा वित्त वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है। तो देखिए फिर से प्रोग्राम आ गया। मैंने कहा ना, प्रोग्राम मतलब जो अभियान है या कोई स्कीम से सरकार की, उसके वर्ष ये जरूर पूछ ले रहा है लगभग। तो PM जन आरोग्य योजना ये 2018 की है, PM वय वंदना योजना 2017 की है, PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, अच्छा ये गलत था क्वेश्चन, ठीक है।
तो 2016 कहीं पर विकल्प में है ही नहीं, जबकि पीएम रोजगार प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में ये चालू हुआ था। स्वच्छ भारत योजना 2014 में शुरुआत हुई है, तो आपको भी पता होगा। देखिए व्याख्या में भी वही दिया हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ तो रिवीजन हो जाएगा। पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में, पीएम वय वंदना योजना 2017 में, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 में, स्वच्छ भारत योजना 2014 में। अब देखिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016 को प्रारंभ किया गया, लेकिन 16 ऑप्शन में था ही नहीं, जिसका उद्देश्य नए रोजगार सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रतिस्थापित करना है। अब नेक्स्ट क्या है, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ये पता है, अगर इंग्लिश में रहता तो पकड़ लेते, लेकिन ये हिंदी इतना शुद्ध कर दिया है कि वो भी टेढ़ा लंगड़ा हिंदी हो जाता है, समझने लायक नहीं। 1 जनवरी 2015 को भारत का सरकार, तो बस आपको पता ही है कितना बार योजना आयोग के बारे में बताऊँ। 1 जनवरी को स्थापना हुआ है, 3 तरह का ये योजना बनाता है, 3 साल का एक्शन एजेंडा, 7 साल का स्ट्रेटजी, 15 साल का विजन। अमिताभ कांत अभी इसके CEO हैं और सबसे पहले उपाध्यक्ष के अरविंद पनगड़िया रहे हैं। नेक्स्ट अभी राजीव कुमार हैं। ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ठीक है। इसमें 4 संकेतक होते हैं, किसमें? ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक में, प्रतियोगात्मक सूचकांक में। पर्यावरण को सक्षम करना, यात्रा और पर्यटन नीति, बुनियादी ढांचा और प्राकृतिक और सांस्कृतिक रैंकिंग, तो इसमें सारे राष्ट्रों का मूल्यांकन होता है इन 4 संकेतक के आधार पर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो नाबार्ड की स्थापना आपको याद हो ही गया होगा, इतना बार वीडियो सुने हैं। तो 12 जुलाई 1982 की स्थापना हुई थी, उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी ना। अब नेक्स्ट 5वीं थी कि, हाँ 5वीं थी शायद, 5वीं थी कि 6ठी, याद ही नहीं आ रहा है। तो ये तो 12 जुलाई 1982 को हुआ है। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम तो 1992, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को 5 जगहों पर हुई थी। उसमें से 2 अकेले उत्तर प्रदेश में था, एक मुरादाबाद, दूसरा गोरखपुर, जहाँ से योगी जी आते हैं, और एक था बंगाल का, कौन सा जगह था बंगाल का याद ही नहीं आ रहा है, भिवानी था हरियाणा का, और जयपुर था राजस्थान का, और बंगाल का मालदा जगह था। तो ये 5 जगह हुआ था स्टैब्लिश। तो खैर इसका कालानुक्रम तो आप लगा ही लेंगे, या डेट अगर आपको पता चल गया तो। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC जिसको कहते हैं 1998 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल से सही है ये 2015, तो ये भी याद रखना है। क्या पता आ जाए कौशल भारत अभियान और मिलान करने के लिए आ जाए। तो पहला कथन सही हो गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना है। तो दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? देखिए, इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवा को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ना कि सूचना तकनीक में। रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाकर जीविकोपार्जन के लिए सक्षम बनाना है, इसके लिए प्रेरित करना है। बस इतना ही क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। तो थैंक यू पेशेंस से साथ देने के लिए। अब नेक्स्ट देखता हूँ कौन से पार्ट पे वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए, तो अगर सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।